दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि अभी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सिलसिला जारी है और अभी तक इसकी डेट 15 सितंबर है हमारे इस फाइनेंशियल ईयर का 2024-25 का। और अभी तक कोई डेट एक्सटेंड होने का खबर नहीं है, लेकिन ऐसा उम्मीद लगता है कि डेट अभी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जो सिस्टम में काफ़ी ग्लिच हो रही हैं और बहुत सारे लोगों को रिटर्न को सबमिट करने में, वैलिडेट करने में परेशानी हो रही है। जैसे दोस्तों हमने आपको ITR 1, 2, 3 में फोकस होकर के जो सैलरीड इनकम के लिए ज़रूरी है बताया था, उसके लिए हमारे वीडियो आप हमारे लिंक में देख सकते हैं कि कौन लोग ITR 1, ITR 2, ITR 3 भर सकते हैं। और दूसरा वीडियो हमने बनाया था आपके ओल्ड रिजीम या और न्यू रिजीम के बारे में कि किस एसएससी को ओल्ड रिजीम में रहना चाहिए और किसको न्यू रिजीम में रहना चाहिए। तो इसी कड़ी में आगे हम आज आपको A to Z लॉगिन से लेकर के सबमिट करने का ITR 1 का प्रोसेस दिखा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है, ITR 1 उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी सैलरीड इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है और अदर इनकम है। अगर इन तीन हेड में उनकी इनकम है और एक चौथा जो मैंने आपको बताया जो इसी साल से लागू हुआ है, 1.25 लाख से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो क्योंकि 1.25 लाख तक कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, इसलिए उसको रिपोर्टिंग पर्पज के लिए आप ITR 1 का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा ध्यान रखने की बात है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम की हम जो बात कर रहे हैं, वो केवल वन हाउस प्रॉपर्टी का ही इनकम अगर है तब ITR 1 भर सकते हैं। या इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहें तो एक हाउस प्रॉपर्टी का अगर हम कोई व्यक्ति जॉइंट या सिंगल ओनर है तो उस केस में वो ITR 1 भर सकता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पास या किसी एसएससी के पास है तो वो ITR 1 का यूज़ नहीं कर सकता है, चाहे वो उन एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सिंगल ओनर ही क्यों नहीं हो। तो इस केस में उसको ITR 2 भरना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे सारे ये जो वीडियो हैं सारे युवा लोगों को फोकस होते हैं जो अभी नया नया नौकरी पर लगे हैं। उन लोगों के लिए अभी फ़िलहाल जब तक उन्होंने कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं लिया है या सिंगल हाउस प्रॉपर्टी लिया है, तो मैक्सिमम सैलरीड क्लास जो अभी युवा है और अभी 4-5 साल ही उसको नौकरी करते हो रहे हैं, तो उसको ITR 1 फाइल करना होता है। तो मैंने ITR 1 फाइल करने का पूरा प्रोसेस लॉगिन से लेकर के लास्ट सबमिशन और ई वैलिडेशन तक का आप लोगों के लिए बनाया है। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों ये जो पर्सनल डेटा है वो मैंने सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्लर कर दी है, वो उसको मैंने मास्क कर दिया है, तो वो आपको दिखेगा नहीं। उस कारण हो सकता है कहीं पर आपको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए और मैंने रिटर्न को भरने के साथ साथ उसको पूरा एक्सप्लेन किया जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या कोई इश्यू होता है तो आप कमेंट करके हमारे को बता सकते हैं। हमारा जितना जो मैक्सिमम मदद होगा हम उसको ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वाला सेशन काफ़ी पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो दोस्तों आप जैसे और बाकी युवाओं की हेल्प के लिए उसको शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, बिल्कुल करना ना भूलें। और इसी तरह के फिर हम नए वीडियो से के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको कंप्लीट प्रोसेस। चलिए चलें। ये लॉगिन दिख रहा है, ये लॉगिन करते हैं और यहाँ पर अपना पैन नंबर डालते हैं। पैन नंबर डाला यहाँ पर हमने GD।
कंटिन्यू। यहाँ पे इसको पैन नंबर चेक कर लेते हैं अगर सही है तो, और इसको टिक कर लेते हैं। पासवर्ड हमने पहले से अगर डाल रखा है तो हम करते हैं कंटिन्यू। ठीक है जी। और यहाँ पर हम नो थैंक्स कर देते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं ITR 1 को। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं फंड शेयर। तो जो 2024-25 का फंड शेयर का हमारा बनेगा असेसमेंट ईयर 2025-26 ये बन गया। यहाँ से अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दो ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन फाइल करता हूँ, यहाँ पर ऑनलाइन को टिक कर लेंगे, दबाएंगे कंटिन्यू। हमने कंटिन्यू दबाया और अभी हमने यहाँ पर कोई हमारे पास पहले से भरा हुआ ड्राफ्ट नहीं है। अगर हमारे पहले से रिटर्न भरा हुआ कोई ड्राफ्ट होता तो वो यहाँ पर आता, यहाँ पर हमारा आता कि कंटिन्यू करने का। चूँकि नहीं है तो इसलिए बिल्कुल न्यू रिटर्न है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग। यहाँ पर आगे सवाल का जवाब देना है। इंडिविजुअल है आप तो इंडिविजुअल टिक करिए, कंटिन्यू करिए, और यहाँ पर आप अपना कौन सा ITR फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं वो क्लिक करिए। ITR फॉर्म कैसे सिलेक्ट करेंगे वो मेरा वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं ITR 1। हमने इसको ITR 1 सेलेक्ट कर लिया है और क्या लिखा कि प्रोसीड। यहाँ पर जो कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं इनको ऊपर के ओके कर दीजिए आप। और फिर यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कि अगर आपके पास फॉर्म 16 और हाउस रेंट रिसीट और इन्वेस्टमेंट पेमेंट के रिसीट LIC या आपके पास यूलिप है एक्सेट्रा अगर है, तो अगर वो आपके पास होंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी आपके अंदर डेटा भरने में। तो अभी इसको लेट स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन पूछता है कि आपकी टैक्सेबल रिटर्न है या आप ये जो कंडीशन इन कंडीशन में भर रहे हैं रिटर्न या किसी और में कर रहे हैं। सपोज हम यहाँ पे लिख के चल रहे हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम है, तो हमने पहला वाला क्लिक कर दिया है। पहला वाला क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद ये कहता है कि आपके कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि क्लिक डेटा आपका आ रहा है। तो एक मिनट, यहाँ से ओके कर देते हैं इसको। और अब ये आपके यहाँ पर रिटर्न की समरी आ गई है। तो ये सारे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आप सब एक एक करके जो दिख रहा है आपको प्रोवाइड योर कंफर्म, ये सब आपको एक एक करके देखिए। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है जब हम रिटर्न का ये कोई भी फॉर्मेट खोलते हैं, तो अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर जो सैलरी डेटा अपने TDS का रिटर्न सबमिट करते वक्त देता है वो सब इनकम टैक्स के सर्वर में होता है। तो अभी इनकम टैक्स के सर्वर से वो सब ऑटो पॉपुलेट हो जाता है आपके रिटर्न में। चाहे आपका बैंक का इंटरेस्ट हो तो बैंक से ले लेते हैं वो लोग, और या आपने कोई कैपिटल मार्केट में खरीद फरोख्त किया शेयर की या म्यूचुअल फंड की तो वो भी आ जाता है। अगर आपके कोई FD आ रहा है तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आपको बस क्या करना है कि अपना प्रत्येक जो कॉलम है उसको चेक करके काउंटर ओके देना है कि हाँ ये ठीक है। इसलिए बोला है प्रोवाइड योर कंफर्मेशन। जैसे पहले सबसे पहला कॉलम है P का मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो, अच्छा इस पर भी 2 प्रकार के शेड्यूल होते हैं। कुछ शेड्यूल ऐसे होते हैं जो ऑप्शनेबल हैं जिनको आप हटा सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं जिनको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। अगर आपकी मान लीजिए इस शेड्यूल की ज़रूरत नहीं भी है, हालांकि देखो जो मैंडेटरी वाला शेड्यूल है वो पक्का रिटर्न में मैंडेटरी का मतलब सबके लिए अप्लीकेबल है और सबको चाहिए भी, इसलिए यहाँ पर मैंडेटरी होते हैं या मैंडेटरी शब्द लिखा है। तो पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखिए आ जाएगा आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है एंड ऑल दिस थिंग। और अगर आप इसको सब चेक कर लीजिए, अगर ये ठीक है, ये मोस्टली ठीक ही होता है क्योंकि आपके अगर पिछले साल से अगर आपको कोई चेंजेस अगर इसमें है तो उस केस में आप यहाँ पर एडिट का बटन दबाएंगे। इसको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको यहाँ पर एडिट दबाइए और ये आपका सब आ जाएगा। इसको आप अगर कुछ वो है तो आप चेंज कर सकते हैं और चेंज करके इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ये अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आपको यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड अगर आपने कभी नहीं दिया तो उसको यहाँ पर ये बोलेगा कि भाई ये ठीक नहीं है, आप इसको सही करिए। तो यहाँ पर जैसे ये करा है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ जाएगा
कैन नॉट बी मोर देन 50 करेक्टर, ये 50 करेक्टर से ज़्यादा होगा तो हम इसको कम कर देते हैं। हम इसको कम करके हम इसको ऐसे कर देते हैं। और अभी अब दोबारा देखते हैं कि ये हो गया है नहीं हुआ है। अब ये हो गया, अभी इसने इसको सेव कर लिया, राइट। और ये ऊपर वाले को आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो जो एक आपकी फिक्स इंफॉर्मेशन है ये चेंज नहीं हो सकती। जैसे कैंडिडेट का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या उसका आधार नंबर क्या है, उसका पैन क्या है, ये तो चेंज हो नहीं सकता ना, इसलिए ये एडिटेबल नहीं है। सेकंड, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एडिटेबल है, जो हमने अभी आपको दिखा दिया। यहाँ पर अब आपको यहाँ आ गए, आप यहाँ पर आइए, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसको अगर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ दिया है। आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट की करते हैं, पब्लिक सेक्टर में करते हैं, या कोई आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, या और नीचे भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं है, आपका प्राइवेट जॉब का इसमें नहीं है, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर सेलेक्ट करके आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपका फाइलिंग सेक्शन आ जाता है। फाइलिंग सेक्शन में ये अलग अलग इतने सेक्शन में आप रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। ये सारे रिटर्न आप विदाउट नोटिस के कर रहे हैं, जो ये वाले सेक्शन है, और जो नीचे वाले सेक्शन हो अगेंस्ट कोई नोटिस के अगेंस्ट आप रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं और ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं, तो हमारा जो सेक्शन होता है वो होता है 139(1). यहाँ पर लिखा भी है रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट में के अंदर में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसका सेक्शन 139(1), तो आप इसको टिक कर देना है और नीचे बढ़ना है। यहाँ पर आपको आता है कि ये दोस्तों देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आ रही है कि जो अभी मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो डाला है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर ये आपको बताना है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम में जाना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नो आ रहा है। नो का मतलब है आपको न्यू टैक्स रिजीम में बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने लिया है, बट अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है अगेन, तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका नो से ही आगे काम चलेगा। आप नीचे चलते हैं, नो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है, और नीचे चलते हैं और अपना बैंक डिटेल का कॉलम अगर कोई है तो यहाँ पर आप उसको भर दीजिए बैंक का डिटेल। अगर हमने ऑलरेडी पहले भरा हुआ है और यहाँ पर आपको ये अलर्ट कर रहा है कि ये बैंक डिटेल जो है इसमें आपका रिफंड का अगर कोई मामला बनता है तो रिफंड इसमें आएगा। और रिफंड के लिए आप एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं, तो उसमें वो किसी भी बैंक में रिफंड डाल सकते हैं। अगर आप एक ही देना चाहते हैं, आप एक ही दीजिए, एक बैंक अकाउंट दीजिए। अगर आपके पास तो एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में हैं तो भी वो सारे बैंक अकाउंट देने पड़ेंगे, लेकिन आपको एक बैंक अकाउंट या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट को आप इसके लिए और रिफंड के लिए नॉमिनेटेड कर सकते हैं। और ये भी अगर जब आपका हो जाता तो शायद ये वाला पेज भी पूरा हो गया। और चलते हैं, कंफर्म करते हैं और आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो पहले आ रहा था प्रोवाइड योर कंफर्मेशन, वो हट गया है, यहाँ पर आ गया कंफर्म्ड, और यहाँ पर आ गया अब जहाँ पर अभी आ रहा था प्रोवाइड योर कंफर्मेशन, वहाँ पर आ गया मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो अंदर डिटेल भरी है, अगर उसमें आपका कोई चेंज और बनता है या होना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं अभी भी। फिर सेकंड वाले में आ जाते हैं ग्रॉस इनकम के वाले में। इसको भी सेम जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही इसको भी खोल लेते हैं। ग्रॉस इनकम और हमने खोल लिया, और ये जो डेटा है ये पहले प्री फिल्ड आ रहे हैं हमारे कहीं सैलरी के स्टेटमेंट से जो हमने पहले भर रखे थे। अगर इनको हमें चेंज करना है, अगर इसमें
हम एक बार अपना सैलरी का स्टेटमेंट पूरा बना के रखते हैं। अगर उसमें डेटा कोई चेंज आ रहा है तो हम यहाँ पर एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक मैं बात और बताते चलूँ, अगर किसी का सैलरी से इनकम नहीं है लेकिन फिर भी वो ITR भर रहा है और किसी कारण से अगर उसका फॉर एग्जांपल उसका कोई FDR है और उसमें TDS कट गया है, तो वो केवल उस TDS को अमाउंट को रिफंड करने के लिए अगर वो इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 1 भर रहा है, इसको सहज भी बोलता है, सहज फॉर्म भी इसी को बोलते हैं। तो उस केस में उसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये वाले अगर उसके लिए एप्लीकेबल है तो इनको डिलीट कर देना है। अदरवाइज अगर आप इनको डिलीट नहीं करेंगे तो ये आगे जा करके आपको वैलिडेशन में या रिटर्न को अपलोड करते वक्त आपका क्वेरी लगाएगा और आपको रिटर्न अपलोड नहीं करने देगा। अगर यहाँ पर ये सारा डेटा सही है तो आप आगे चलते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें दूसरा आपका सैलरी से इनकम और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अगर आपको है तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हाउस प्रॉपर्टी कुछ आपने खरीदा बेचा है या आपने कोई रेंट पे लगाया है तो उससे अगर आपको इनकम है तो आप यहाँ पर एडिट करके वो अपने यहाँ पे भर सकते हैं। और ये अगर कोई आपको कोई और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कोई बोरोड कैपिटल पे तो आप उसको यहाँ पर भर सकते हैं। या आपने कोई इंटरेस्ट पे आउट किया है, अगर आपने कोई लोन लिया था या वो किया था तो आप यहाँ पर उसको भर सकते हैं। और ये लास्ट वाला जो है अदर सोर्स वाला, इसमें आप अपने बैंक का जो इंटरेस्ट है, जैसे आपको डिविडेंड मिला है, सपोज आपको इंटरेस्ट मिला है, आपको आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, आपका FDR का इंटरेस्ट है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, भर सकते हैं। प्रीफिल्ड आ रहा है क्योंकि ये इसको प्रीफिल्ड बैंक की साइड से उठा लेता है ये। अगर इसमें आपका कोई चेंजेस है तो आप उसी पर्टिकुलर उसको सिलेक्ट करिए। सपोज आपका ये FDR का इंटरेस्ट है और इसमें चेंज करना है, दैन यू सिलेक्टेड और आप यहाँ से एडिट करके इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करके सेव कर देंगे तो ये डेटा आपको मिल जाएगा। ये सारा करने के बाद आपका आ जाएगा, क्योंकि हमारे को इसको कोई चेंज नहीं करना है तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये यहाँ पर फिर पूरी आपकी जो सैलरी आ जाती है, जो अदर सोर्स का टोटल आ जाता है। और उसके बाद आपका जो आपने सारी जो इनकम भरी है ऊपर, चाहे अदर सोर्स से है, चाहे आपके हाउस प्रॉपर्टी से है या आप सैलरी से है, उसका सबका टोटल यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ आपको जो हमने अभी पहले वाले वीडियो में बताया था, अगर आपके पास कोई कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सपोज आपने म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट बेचे हैं जिसमें आपको फॉर एग्जांपल 75,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो क्योंकि 1.25 लाख रुपए तक वो एग्जेम्प्ट है, इसलिए आप उसको यहाँ पर केवल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए, ये क्या है जो एग्जेम्प्ट इनकम है, रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों दो प्रकार के इनकम है। एक तो टैक्स के लिए करना है, एक गवर्नमेंट ये भी कहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि इवन उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है वो, तो भी उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। तो ऐसी इनकम है आपकी कैपिटल गेन की, जो इवन 1.25 लाख रुपए से अगर कम भी है, बट 1.25 लाख तक वो एग्जेम्प्ट है, उसको कोई टैक्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट करनी है। तो इसलिए आप अदरवाइज जो है कैपिटल गेन से इनकम होने पे वो उसके लिए ITR 3 का रिक्वायरमेंट होता है, अगर उसमें F&O इनकम भी है तो। लेकिन अगर आपके पास केवल कैपिटल गेन से इनकम है और 1.25 लाख से कम है तो आप केवल ITR 1 से भी काम चला सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड अनदर करना पड़ेगा, और ऐड अनदर करके यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम किया तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको अरे बेटर यहाँ पर आपको
देना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन में है, यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए। अगर आपको यहाँ पर एक एक करके सेक्शन ढूंढना पड़ेगा, वो अगर आपके इसमें कहीं पर भी नहीं आ रहा है, जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो सेक्शन 112(1) के अंडर होता है। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पर एनी अदर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए कि कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगेंस्ट सेल ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट सो एंड सो अमाउंट डाल दीजिए और आप सेव कर दीजिए। सेव कर देंगे तो आपका वो वाला भी रिपोर्ट हो जाएगा और वो आपके टैक्स पर कोई फर्क नहीं डालेगा। तो बस फिर इतना हो गया। और इसको अगर आपने डाल दिया है, आप इसको कंफर्म कर दीजिए। आपने कंफर्म कर दिया तो ये भी दोस्तों, ये भी कंफर्म हो गया। अब आ गया टोटल डिडक्शन वाला। अगर टोटल डिडक्शन वाला भी मैंडेटरी है, अगर आपका कोई डिडक्शन है तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, और नहीं तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि में भी आपको अभी भी कई जो डिडक्शंस हैं वो अभी अलाउड है। जैसे 80(2) का सेक्शन में आपको डिडक्शन अलाउड है। ये एनपीएस का डिडक्शन है, जो ऐसा एनपीएस का अमाउंट जो आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट आपके बिहाफ पे किया है, या कोई 80CCH कहलाता है आपका जो अग्निपथ स्कीम है, उसमें अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया तो उसका डिडक्शन अलाउड है। वो आप अभी न्यू टैक्स रेजिम में भी अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वहाँ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपने इसको सब अगर जो भी है आपने डाल दिया है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एडिट करिए और एडिट करके उसको फिल कर दीजिए और फिर सेव कर दीजिए। यहाँ से एडिट करिए और अमाउंट भरिए और सेव कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका अमाउंट वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो हमारे केस में अगर नहीं है तो हमने उसको नहीं डाला है, और आपने उसको डालने के बाद यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट ये भी देखो कंफर्म हो गया, और यहाँ पे भी टोटल डिडक्शन अभी 0 हमने कुछ डाला। अब टैक्स पेड वाला, अगर टैक्स पेड में हमारा कुछ है तो हम यहाँ पर उसको भी क्लिक करके देख लेते हैं। और अगर यहाँ पर आपका वैसे तो अगर आपको कोई टीडीएस कटा है, कोई एडवांस टैक्स आपने पे किया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। बट अगर इनकेस कहीं से कोई फिगर नहीं आई है और आपके पास वास्तव में है वो, तो आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। सपोज आपके पास आपका एडवांस टैक्स अभी आपने जमा किया, माना आपका कोई टैक्स बनता है और आपने यहाँ पर वो फिगर नहीं शो कर रहा है, तो आप उसको डालने के लिए यहाँ से इसको एक्सपेंड ऑन करिए, और यहाँ पर ये जो सारे ऐड अनदर करके आ रहे हैं, ऐड अनदर करके डालिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एडवांस टैक्स में हमने अगर पैसा जमा किया, कुछ सपोज 500 जमा किया, हम यहाँ पर एंटर करते हैं, उसका बीएसआर कोड डालते हैं। ये जो बीएसआर कोड है, ये जब आप ऑनलाइन डिजिटली जब पेमेंट करते हैं बैंक को, या कैसे भी बैंक को पेमेंट करते हैं, तो वो एक आपको कोड नंबर देता है उस पेमेंट का, उसको बोलते हैं बीएसआर कोड नंबर। ये मैंडेटरी है। ये आपकी जो पेमेंट किया उसके रिसीट में दिया होता है, तो इस बीएसआर कोड को यहाँ पर भरना है। किस डेट को आपने डिपॉजिट किया वो भरना है, और आपका जो चालान है उस चालान पे एक सीरियल नंबर होता है, उस चालान का सीरियल नंबर यहाँ पर डालना है और अमाउंट डालना है और सेव कर देना है। ठीक है जी। और अभी देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने डाला नहीं है, इसको मैंडेटरी फील्ड है इसलिए दिखा रहा है, क्योंकि आपने सेव कर दिया है इसलिए कह रहा है कि मैंडेटरी फील्ड है। तो अगर हमने कुछ नहीं डाला तो हम यहाँ से बैक कर सकते हैं। हमने बैक कर लिया तो सिस्टम ने हमारे को अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई आप बैक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया कंफर्म। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर सब कुछ कर दिया है। अब हमारे को अपने रिटर्न को वेरीफाई कर लेना है। रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए हम इसको दबा देंगे यहाँ पे, और ये सारे डेटा हम एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे
सारा अगर हमने चेक कर लिया तो हम इसको कंफर्म कर देंगे। अब अभी हमने कंफर्म कर दिया कि अब हमारा डेटा सब ठीक है, हमारे रिटर्न सब ठीक है, तो हम फिर इसके बाद अपने आगे वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम गए तो हमने इसको देखा और इसमें अपना अगर आपका कोई यहाँ पर टैक्स बनता, पेमेंट बनता, तो यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए आ जाता। यहाँ पर पूरी आपके इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है, जो भी आपने डेटा भरे उसकी पूरी कैलकुलेशन है। आप यहाँ पर अपना सब कुछ करके यहाँ पर प्रीव्यू आपने किया, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करके अगर आप इसको कर देंगे तो ये आपके रिटर्न को सबमिट कर देगा। उसके बाद आपको इसको डिजिटली वेरीफाई करना है। उसको आप अपने आधार से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप डिजिटली वेरीफाई करने के लिए क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा आधार पे। उस आधार के OTP को यहाँ पर अगर आप डाल के अपने रिटर्न को वेरीफाई कर देते हैं तो आपका रिटर्न भरने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स करके हमारे को डाल सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।